गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधवबाग। तो आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है डीलिंग विथ डायबिटीज एंड न्यूरोपैथी। तो क्या आपको ये पता है इंडिया में जो डायबिटीज से जो पीड़ित लोग हैं उनमें उनमें 28% से भी ज्यादा लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखाई दे दिए जाते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में सूनापन होना, झिंझिनाहट होना, जलन होना। तो ये सारे लक्षण जब दिखाई देते हैं तो वो सारे पेशेंट्स को रूटीन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, रूटीन में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये सारे लक्षण हमें क्यों दिखाई देते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स में? तो आइए जानते हैं कि ये क्या होती है न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी की वजह कौन सी होती है, डायबिटीज पेशेंट में ही ये ज्यादा क्यों दिखाई देता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी माधोबाग की एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर संगीता खंजे, जो माधोबाग में पिछले 9 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और उन्होंने आज तक 2000 से भी ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डायबिटीज और डायबिटिक न्यूरोपैथी। प्लीज कंटिन्यू मैडम। ओके। तो मैम मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूंगी कि आज हमारा जो टॉपिक है डायबिटीज एंड न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी के बारे में तो हम जानेंगे ही, उसके पहले जानते हैं कि मैम डायबिटीज एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है ये डायबिटीज। तो क्या आप हमारे पेशेंट्स को बताएंगी? हाँ जरूर मैडम। डायबिटीज के बारे में हर एक को थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहता ही है। डायबिटीज का एक लक्षण है शुगर का बढ़ जाना। शुगर की बढ़ने की वजह से पेशेंट को अनेक लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में। बट उसके पैथोलॉजी एक्चुअली पहले से ही स्टार्ट होती है बॉडी में। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी में जाने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारे बॉडी में एक पैंक्रियाज नामक ऑर्गन है, उससे इंसुलिन सिक्रेट होता है। और वो इंसुलिन का काम, सॉरी, इंसुलिन का काम है कि जो वो ग्लूकोज पार्टिकल्स है वो आपके मसल तक लेके जाना है। बट इधर पैथोलॉजी क्या होती है कि वो मसल के जो रिसेप्टर्स है या हम डोर बोलेंगे, तो वो इंट्रामायोसेलुलर फैट की वजह से वो क्लोज हुए हैं। तो अंदर वो ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है। इसकी वजह से जो बॉडी में इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं या जो लक्षण दिख रहे हैं तो वो शुगर बढ़ने की वजह से दिख रहे हैं। बट डायबिटीज का एक लक्षण है शुगर का बढ़ जाना। Okay. अब हमें ये तो पता चला कि डायबिटीज एग्जैक्टली क्या होती है डायबिटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आना चाहूंगी न्यूरोपैथी की ओर कि मैम डायबिटिक न्यूरोपैथी कैसे होती है, क्या होता है न्यूरोपैथी में, क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में? डायबिटिक न्यूरोपैथी ये वर्ड ही हमें मैडम सजेस्ट कर रहा है कि किसकी वजह से वो न्यूरोपैथी डेवलप हुई है। न्यूरोपैथी के अलग अलग टाइप है। फिर भी जिस कंडीशन में या डायबिटिक की वजह से जो नर्व डैमेज हुए हैं और जो पेशेंट में पैथोलॉजी डेवलप हुई है उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटीज का और उसका कनेक्शन बोलना है तो मैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट है या 5 से 10 साल तक मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, हम हाई ब्लड शुगर लेवल्स है उनके, तो उनके नर्व के ऊपर एक माइलिन शीट बोल के कोटिंग रहता है तो वो डैमेज रिपीटेडली डैमेज होता है। और हमारे बॉडी में जो नर्व्स है तो हमारे बॉडी को वो सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं, ब्रेन से या सब बॉडी को सिग्नल्स पहुंचाने का काम उसका मेन काम है। तो इस वजह से उस सिग्नल में इंटरफेरेंस आ जाता है और अल्टर्ड सिग्नल सेंसेशंस बॉडी में डेवलप होते हैं। और दूसरी एक चीज है कि डायबिटीज में शुगर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल भी डैमेज हो रही है। तो उसके छोटे छोटे जो कैपिलरीज है जिसको नर्व को सप्लाई दे रही है वो न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन का, तो उसको वो नर्व को वो भी सप्लाई नहीं हो पा रहा तो डैमेज और बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से डायबिटीज की वजह से वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट कन्वर्ट होता है। ओके मैम। तो हमें ये पता चला कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है। तो मैम क्या आप हमें ये बताएंगी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब ये होने में पेशेंट में कितना समय लगता है और क्या क्या प्रकार होते हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरिड होता है मैडम। बट जो डेटा बोलता है कि जो कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं। बट ऐसे भी कुछ पेशेंट है जिन्होंने जिनको पता ही नहीं है मुझे डायबिटीज है। तो ऐसे पेशेंट में तुरंत कभी कभी पेशेंट अभी हमारे पास ऐसे आते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण लेके हमारे पास आते हैं, तो उनको बाद में डायबिटीज डिटेक्ट होता है।
तो डायबिटिक्स डिटेक्ट होने के बाद 5 to 10 साल आराम से लगते हैं। जो अनकंट्रोल्ड शुगर है उसके साथ भी एज फैक्टर मैटर करता है। दूसरी चीज है कुछ इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको, जो कोमॉर्बिड और कंडीशन है जिस जैसे CHF के पेशेंट है, मतलब क्रॉनिक हार्ट फेलियर की वजह से ऑलरेडी उनका ब्लड सप्लाई हैम्पर हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी जल्दी डेवलप हो जाएगी। तो मैम, और इसके टाइप्स कौन से होते हैं? मेजरली हम जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें सेंसरी, मोटर और एटोनॉमिक ऐसे डिवाइड किया है। तो कॉमनली हम 4 टाइप में उसको डिवाइड करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी को। पहले तो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरी है एटोनॉमिक न्यूरोपैथी, तीसरी है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी और मोनो न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये बहुत कॉमन पेशेंट में दिखाई देती है और पेशेंट को जल्दी डिटेक्ट होती है, क्योंकि उसे हम उसमें मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। तो पैरों का काम हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो पेशेंट को जल्दी वो दिखाई देता है। उसमें हम उनसे इनसेंसेट फुट बोल सकते हैं, जिनमें पेन का पता नहीं चलता, कुछ प्रिक किया तो पता नहीं चल रहा है पेशेंट को, कुछ सेंसेशन हो नहीं रहा है, या टेम्परेचर मालूम नहीं हो रहा है। कुछ कुछ को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो अपने बेडशीट का प्रेशर भी बेयर नहीं कर पाते पेशेंट। कुछ को ठंडा चीज टच किए तो ज्यादा पेन्स एग्रीवेट होते हैं। कुछ पेशेंट में माइनर ब्लिस्टर्स या सोर आए हैं, कुछ माइनर कट हुआ है तो भी उनका वुंड नहीं जल्दी हील हो पा रहा है। ऐसे अनेक कंडीशंस पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसी प्रकार एटोनोमिक न्यूरोपैथी में, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो है वो मेनली हार्ट को या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, या यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करना, या एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल करना, या सेक्सुअल ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसको एटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जब अफेक्ट होगी, न्यूरोपैथी होगी, तो उस एरिया में जो जो ऑर्गन है वो सभी में न्यूरोपैथी के लक्षण दिखाई देंगे। उसमें है अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो तो पता ही भी नहीं चलेगा, पोस्चरल गिडीनेस आ जाता है या पोस्चरल हाइपोटेंशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में थाई रीजन या बटक रीजन या हिप रीजन में पेन महसूस होता है पेशेंट को, उस रीजन के नर्व डैमेज होते हैं। तो उसमें पेशेंट को जब बैठकर उठने में बहुत पेनफुल रहता है। दूसरे है कि थाई मसल उनके श्रिंक हो जाते हैं, मतलब हमने कभी डायबिटिक पेशेंट को देखा तो ऐसे पाय और पैर और उनके हाथ ऐसे छोटे हुए दिखाई देते हैं, तो उनका वो मसल वास्टिंग होना स्टार्ट हुआ होता है। फोर्थ टाइप है मोनो न्यूरोपैथी। मोनो न्यूरोपैथी में सिंगल नर्व अफेक्ट हो सकती है। उसमें कॉमन दिखाई देने वाला लक्षण है फेशियल पैरालिसिस। दूसरा है टोसिस, मतलब हमारे जो आंख के मसल है उनको वीकनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से विजन फोकस करने में प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को। फुट ड्रॉप या क्लॉड फुट ऐसे कुछ कंडीशंस है, मतलब जिसमें एक ही सिंगल नर्व या पैरों के नर्व्स डैमेज होने की वजह से उसके शेप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस चला जाता है चलने के लिए, तो उसको ग्रिप नहीं मिलता हार्ड सरफेस पे, तो वो चलने का कॉन्फिडेंस खो सकता है पेशेंट। ऐसे मेजरली 4 टाइप में डायबिटिक न्यूरोपैथी को डिवाइड किया है। मैम, जैसे कि आपने बताया हमें कि 4 प्रकार की डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, तो उससे ही रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपने जैसे बोला कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये बहुत कॉमन दिखाई देती है। उसमें ऐसे सारे लक्षण होते हैं कि सूनापन होना हाथों पैरों में, झिंझनाहट वगैरह होना। तो ये जो सारे लक्षण है, जलन होना या फिर झिंझनाहट होना, तो ये पैरों से ही क्यों स्टार्ट होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, और सभी पेशेंट का भी यही क्वेरी होती है कि नर्व तो सभी बॉडी में है, तो पैरों में ही ज्यादा मुझे लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे बॉडी का मोस्टली यूटिलाइज होने वाला पार्ट है पैर। हाथ और पैर दोनों हम यूज करते हैं, बट पैरों हाथों पे हम कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। हम हाथ जब ऐसे एयर में घुमा के चल सकते हैं, पैरों का वैसा नहीं है, हमें कंटिन्यूअसली उस पे प्रेशर देना है। तो ब्लड सप्लाई भी डैमेज हो जाएगा, माइनर ट्रोमा है वो, रेगुलरली आप उसका यूज कर रहे हो, ज्यादा देर तक खड़े रह रहे हो तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड वेसल और नर्व डैमेज हाथों से पहले पैरों में दिखाई देगा, और वो बॉडी का एंड पार्ट है, तो इसलिए उसमें पहले लक्षण दिखाई देते ओके। तो मतलब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है पैरों पे, इसके वजह से वेसल या फिर नर्व्स डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसकी वजह से हमें ये सारे लक्षण पैरों में ज्यादा दिखाई देते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जो विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है, तो इसका कितना मेजर रोल होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि हर एक को पता है कि न्यूरोपैथी है मतलब हमें विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लेना है। विटामिन बी 12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हमारे बॉडी में वो मेजर रोल पार्ट करता है, सिर्फ न्यूरोपैथी में नहीं, लिपिड मेटाबॉलिज्म में या हार्मोन सिंथेसिस में, एनर्जी सिंथेसिस में, हर जगह पे उसका काम है। बट डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो न्यूरोटॉनिक ड्रग बोल सकते हैं हम, जैसे जो नर्व का रिजुनेट करने में या रिवर्स करने में हमें हेल्प आउट करता है। बट डायबिटिक्स पेशेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पैथोलॉजी तो अलग ही है। मतलब मेरी शुगर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई है तो मेरा नर्व डैमेज नहीं रुका है, तो सिर्फ मैं ऊपर से सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। और दूसरा, मुझे एब्डोमिनल न्यूरोपैथी है तो मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट है, मेरा ब्लोटिंग हो रहा है, तो मुझे डाइजेशन भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा विटामिन बी 12 ये बॉडी में अब्जॉर्प्शन करने की भी कैपेसिटी मेरे गट में नहीं है। तो इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में गट हेल्थ अच्छी न होना, और मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स है जिसमें डिपेंडेंसी बहुत सालों से पेशेंट से रहती है, तो मेटफॉर्मिन एक मेजर कॉज है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए। तो ये दो चीजें विटामिन बी 12 सप्लीमेंट से ज्यादा बहुत मैटर करती है। सप्लीमेंट तो लेना ही है, सप्लीमेंट लेना ये एक टेम्पररी इफेक्ट आपको रिलीफ देगा, बट कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाएंगे आप जब तक ब्लड शुगर लेवल्स आपकी कंट्रोल नहीं होगी, या गट फ्लोरा आपका अच्छा नहीं होगा, या गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी, तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम डायबिटीज पे ध्यान दें। ओके, ये आपने बहुत अच्छा बताया हमें कि डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सिर्फ विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसका कुछ यूज नहीं है, डाइजेशन सिस्टम भी उतना अच्छा होना चाहिए उसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मैम आपसे कि मतलब जो आपने अभी बताया टाइप्स वगैरह हमें, तो क्या न्यूरोपैथी होने के लिए डायबिटीज होना कंपलसरी है क्या? या फिर कुछ मतलब जो पेशेंट डायबिटीज से सफर नहीं करते ऐसे पेशेंट्स में भी न्यूरोपैथी हो सकती है क्या? हाँ डेफिनेटली हो सकती है मैडम, बट कॉमनली अभी इंडिया में इतने डायबिटिक पेशेंट है ना, तो कॉमनली हमें प्रैक्टिस में दिखाने वाले डिसीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी फर्स्ट आती है। बट ऐसे भी और कंडीशन है जिन पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, जैसे इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे लेप्रोसी जैसे, शिगल्स जैसे, हर्पीज जैसे जो डिसीज है, उनमें भी न्यूरोपैथी हो सकती है। मेजर ट्रोमा है, क्या इंजुरी है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में और मेजरली जो अल्कोहलिक पेशेंट है, लॉन्ग टर्म अल्कोहल है और उनका डेली का लेने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा है, और स्मोकर्स है, तो उनके उनके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑलरेडी है, तो उनको डायबिटिक की जरूरत ही नहीं, उन्होंने ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाया है, तो उनमें भी न्यूरोपैथी दिखाई देगी। मॉडरेट ओबेसिटी ओबेसिटी के पेशेंट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज के पेशेंट है, उनमें भी आपको न्यूरोपैथी दिखाई देती, बट कॉमनली दिखाई देने वाली न्यूरोपैथी है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डायबिटीज ही है तो ही आपको न्यूरोपैथी हो सकती है, विदाउट डायबिटीज भी आपको न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सिर्फ ओके। एक पॉइंट है कि जो आपको ऐसे कुछ लक्षण है तो न्यूरोपैथी के, तो सिर्फ टेम्पररी ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है कि मेरा HbA1c चेक करो, मुझे डायबिटिक है क्या ये भी चेक करो, क्योंकि अनट्रीटेड पेशेंट ऐसे हैं, अनडायग्नोज इतने पेशेंट है कि जिन्हें मालूम ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है। तो न्यूरोपैथी और जगह भी हो सकती है, तो मुझे डायबिटीज है क्या नहीं ये डॉक्टर से आप कंफर्म करवा लो। ओके, तो उनमें से एक मुख्य कारण डायबिटीज भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिखाई देने लगे तो एक बार पहले शुगर लेवल भी चेक कर लो कि अगर हाँ डायबिटीज के रिलेटेड न्यूरोपैथी है या नहीं। ओके, हाँ। तो मैम ये न्यूरोपैथी से रिलेटेड अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई देते हैं? लॉन्ग टर्म डायबिटिक न्यूरोपैथी है और हमने उसमें ध्यान ही नहीं दिया है, या हम हमारी शुगर लेवल या जो हाई अनकंट्रोल डायबिटीज है उसमें काम ही नहीं कर रहे, तो पेशेंट मेजर कॉम्प्लिकेशंस में शिफ्ट हो सकता है। उसमें पहला एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आता है पेशेंट में, अनअवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है ये मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि पेशेंट को बॉडी से तरफ से सिग्नल जाने चाहिए कि मुझे अभी 60 के बिलो शुगर जा रही है, तो पेशेंट में कॉमनली पेशेंट जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं है उन्हें पता चलेगा, उनके हाथ पैर शिवर हो जाएंगे या शेकिंग हो जाएगा, ट्रीमर्स आ जाएंगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकता है या पाल्पिटेशन हो सकता है। बट डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को ये सिग्नल ही नहीं जा रहे,
तो उनको वो हाइपोग्लाइसीमिया का पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे पेशेंट, कैसा हाइपोग्लाइसीमिया हो तो पेशेंट तुरंत कुछ तो जाके खाएगा, तो वो बॉडी को वो नोटिस ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है। तो ऐसे ही वो काम करेगा और फिर से उसका वो साइकिल बढ़ता जाएगा, वो हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा। इसकी नौबत हाइपोग्लाइसीमिक कोमा तक भी पेशेंट को आ सकती है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन है साइलेंट हार्ट अटैक। मतलब सिमिलरली जैसे हमारे बॉडी को सिग्नल आना चाहिए, मुझे अभी हार्ट अटैक है, सभी को पता है कि मुझे चेस्ट पेन होगा, या अनइजीनेस लगेगा, या स्वेटिंग हो जाएगी, या ब्रेथलेसनेस होगा, पाल्पिटेशन होगी। ये लक्षण हमें नॉर्मली हार्ट अटैक में दिखाई देते हैं। बट जैसे बॉडी के नर्व्स डैमेज हुए हैं, जैसे वैसे हार्ट के भी डैमेज हुए हैं नर्व, तो आपको वो भी पेन भी का पता ही नहीं चल पाता। तो पेशेंट को नोटिस नहीं होता कि मुझे हार्ट अटैक आया है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्या आगे की कुछ ट्रीटमेंट है वो भी नहीं कर पाएगा। तो उसमें उसकी डेथ तक वो पेशेंट जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर से या उनको फैमिली मेंबर को भी पता नहीं है कि उसे तकलीफ हो रही है, तो वो नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसे हार्ट अटैक आया है। जब तक आप ईसीजी नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं चलेगा। बट आपको लक्षण है उसके बाद ही आप ईसीजी निकालोगे। तो इसकी वजह से उसे, इसी की वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं। तीसरा और एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है पोस्चरल हाइपोटेंशन, या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं हम उसे मेडिकल टर्म में। मतलब आपकी जब पोस्चर चेंज होती है, मतलब मैं अभी खड़ी हूँ या बैठी हूँ या सो के एकदम से उठी हूँ, तो मेरा सडनली बीपी ड्रॉप होता है, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे है। तो वो ही काम नहीं कर रहा है, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होगा, और उसमें भी पेशेंट को गिडीनेस महसूस होगा, हेडेक महसूस होगा, गिडीनेस महसूस होगा, या वो पेशेंट अनकॉन्शियस या फेंटिंग में भी चला जा सकता है। तीसरा और एक मेजर सभी को पता है कि डायबिटिक फूड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सबसे पहला लक्षण होता है कि इनसेंसिट फूड, क्योंकि सेंसेशन नहीं है पेशेंट में। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एखादा वुंड हुआ, वो हील नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हुआ है और नर्व सप्लाई भी हैम्पर हुआ है। तो उनका इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बोन और टिश्यू डेथ तक वो जा सकता है। उसमें गैंग्रीन में पेशेंट कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसका एम्पुटेशन तक पेशेंट की नौबत आ सकती है। चौथा एक मेजर उनका जो फैमिली या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। मेल पेशेंट में इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम बोलते हैं, तो मेल पेशेंट में कॉमन सिम्टम है, और फीमेल में वजाइनल ड्राइनेस एक कॉमन सिम्टम है। चौथा एक मेजर है आई रिलेटेड, मतलब आई के मसल इतने वीक हो जाते हैं कि फोकस नहीं कर पाता पेशेंट। और ऐसे और मेजर ये तीन चार जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए न्यूरोपैथी और डायबिटीज को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उसके प्रॉपर केयर लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने बताया, मतलब इतने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कभी कभार तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हमें कुछ इंजरी हुई है, उसके वजह से बाद में वो फूड अल्सर वगैरह और बाद में एम्पुटेशन वगैरह की नौबत आ जाती है। तो इट इज़ वेरी सीरियस कि आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और आपको अगर कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग में कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे या फिर ना भी दिखाई दे, तो आपको रेगुलर, मतलब साल में एक बार तो चेकअप कर ही लेना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं। ओके, अभी आप सबको ये तो पता चला कि कॉजेस क्या होते हैं, मतलब किन चीजों के वजह से हमें न्यूरोपैथी हो सकती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी क्या हो सकते हैं। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट के पार्ट की ओर कि इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या मैम ये डायबिटिक न्यूरोपैथी रिवर्स हो सकती है? 100% रिवर्स हो सकती है मैडम, जब हम डायबिटीज जैसा क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल नहीं बोलूंगी, बहुत उलझा हुआ बीमारी है, तो हम माधव बाग में वो 100% रिवर्स कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हुई है वो तो आराम से रिवर्स हो जाएगी। सिर्फ पेशेंट को, अभी आपने बोला कि ट्रीटमेंट क्या है, तो कुछ स्टेप्स पेशेंट को ही और हमें मिलके उठाने हैं। पहले तो हमारा जो डिसीज का प्रोग्रेशन है वो स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिसीज इसीलिए बोलते हैं कि वो एक टर्माइट जैसे काम करता है, हर एक ऑर्गन पे उसका काम चालू है अंदर से। तो मैं पहले बोलूँ कि आपके ब्लड शुगर पे कितना जितना जल्दी आप कंट्रोल ला सकते हो उतना लाओ। दूसरा है आपका HbA1c, 3 मंथ्स एवरेज शुगर जो बोलते हैं हम। 3 मंथ्स में एक बार तो चेक करवाना ही करवाना है। वो बिलो 7 ही चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम होंगे। तीसरी और एक बात है कि फास्टिंग शुगर 80 to 120 के बीच में रहनी चाहिए, और पीपी मतलब आफ्टर फूड जो पोस्ट पैंडियल शुगर बोलते हैं, तो 120 to 180 के रेंज में ही हमारी शुगर है।
मेडिकेशन ले रहे हो और हमारा HbA1c 9 है या 10 है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी 100% हो जाएगी। हम जब इस जगह पे हम काम करेंगे, मेरा HbA1c बिलो 7 ही रहना चाहिए, मैं जितने कम मेडिसिन में मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो सके उतना कम होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, पोर्शन कंट्रोल डाइट, ये मेजर रोल करता है डायबिटीज कंट्रोल में और डायबिटिक न्यूरोपैथी रिवर्स करने में। जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट के पार्ट के पहले भी आपको मॉनिटर करना चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कितनी कंट्रोल में आ रही है। तो मेरा ये और क्वेश्चन। ओके। और एक इसके पॉइंट ऐड करूंगी, जैसे हम शुगर कंट्रोल या ये सब कर रहे हैं, बट ऑलरेडी जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हुई है, उनको अपनी खुद की फुट की केयर लेना बहुत जरूरी है। मतलब रेगुलर एग्जामिनेशन करना है किसी फैमिली मेंबर से या खुद से। आप खुद नहीं कर पाए तो किसी फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अच्छे लाइट में कुछ माइनर कट है क्या, ब्लिस्टर आ रहे हैं क्या, रेडनेस आया है क्या, ये रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। आप जब नेल्स कट कर रहे हो तो बहुत डीपली नेल्स मत कट करो, क्योंकि आपको पेन महसूस ही नहीं हो रहा है। तीसरी बात है, जो सॉक्स यूज कर रहे हो अच्छे से धुले होने रेगुलर चेंज करो, क्योंकि फंगल ग्रोथ बहुत फास्ट डायबिटिक पेशेंट में होती है। क्रैक्ड हील्स है तो उनमें रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना है, बट जो फिंगर टोज है उनके बीच में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि उधर भी फंगल ग्रोथ ज्यादा होती है। कुछ पेशेंट का क्या है कि बर्निंग सेंसेशन या अल्टर्ड सेंसेशंस रहते हैं, तो पेशेंट पानी में पैर डाल के बैठते हैं, तो अपने पैरों को सोक नहीं करना है, क्योंकि उधर भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। डेली एक सॉफ्ट कपड़े से पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। तो ये रेगुलर बेसिस पे हमें एग्जामिन करना है। उसमें भी कुछ चेंजेस आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, खुद से मेडिकेशन नहीं लेना है। ये पहले मेजर हमें ही स्टेप्स उठाने हैं। तो इस तरह से हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा सकते। आपने ये बहुत अच्छा बताया हमारे पेशेंट्स को कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो अगर आपको डायबिटीज है, तो अगर न्यूरोपैथी की ओर नहीं जाना है आपको। ओके। तो आपका मतलब यही मेरा क्वेश्चन था कि माधोबाग में ये डायबिटीज रिवर्सल के लिए या फिर डायबिटिक विथ न्यूरोपैथी के रिवर्सल के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। माधोबाग में न्यूरोपैथी हो, रेटिनोपैथी हो, नेप्रोपैथी हो, या सभी पे काम किया जाता है। उसी प्रकार डायबिटीज से मेन हमारा कंसर्न है कि डायबिटीज को ही रिवर्स करना है। ये सभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। पंचसूत्री ट्रीटमेंट बोलते हैं हम उसे। उसमें कुछ मेडिकेशंस आते हैं, डाइटरी चेंजेस आते हैं, थर्ड पार्ट हमारा आता है मेन जो है तो पंचकर्मा आते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग और रेगुलर एक्सरसाइज। ये पंचसूत्री ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके डायबिटीज रिवर्सल तक लेके जा सकते हैं। ओके। जैसे कि आपने बताया मैम कि पंचसूत्री ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें आपने बोला कि पंचकर्म किया जाता है, तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि पंचकर्म में क्या क्या प्रोसीजर की जाती है और वो कैसे हेल्प करता है डायबिटीज और न्यूरोपैथी को रिवर्स करने में। अ, कुछ लोगों को पता है पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन या गट डिटॉक्सिफिकेशन की ट्रीटमेंट है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो पहले होता ही है, फिर भी पंचकर्मा में हमें 3 प्रकार के या कुछ पेशेंट के मतलब आयुर्वेदा में डायबिटीज के भी मतलब डायबिटीज को प्रमेह बोला जाता है। तो वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह या कफज प्रमेह, ऐसे उसके भी टाइप्स है। तो उसके प्रकार से हम ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं, अलग कुछ पंचकर्मा ऐड कर सकते हैं। मेजर पंचकर्मा है स्नेहन, स्वेदन और बस्ती। स्नेहन मतलब एंटी डायबिटिक जो ड्रग है, जो मेडिकेटेड ऑयल है, एंटी डायबिटिक ड्रग से मेडिकेटेड ऑयल बनाया जाता है, और उसका यूज करके बॉडी को स्ट्रोक देके मसाज किया जाता है फुल बॉडी को। उसके उसका फायदा क्या होता है, तो एक्सटर्नल हीलिंग में बहुत हेल्प होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी मेंटेन होने में उसका बहुत मेजर रोल है। तो इंट्रास मायोसेलुलर जो फैट है वो कम करने में, मतलब हम लेखन चिकित्सा बोल सकते हैं उसे, तो उसमें भी उसका मेजर रोल है स्नेहन का। उसी प्रकार स्वेदन मतलब मेडिकेटेड जो डिकॉक्शंस है या कुछ द्रव्य है उसका एक काढ़ा बना के उसको स्टीम दिया जाता है बॉडी को। तो उसकी वजह से ब्लड वेसल का जो डायलेशन बोलते हैं हम, वेजो डायलेटरी इफेक्ट है। दूसरा उसका इफेक्ट और एक है कि जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है वे स्वेटिंग थ्रू निकल रहे हैं। तीसरा है ब्लड इलास्टिसिटी में भी उसका भी मेजर रोल है। तीसरी मेजर ट्रीटमेंट, मेजर बस्ती चिकित्सा बोलते हैं, जिसे हम पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसमें कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसको 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 भी हमने अलग अलग पेशेंट में, मतलब लीन मास का पेशेंट आया, सॉरी एकदम लीन पेशेंट आया है तो उसके लिए अलग बस्ती प्लान करते हैं, और एक ओबेस पेशेंट आया है तो उसके लिए भी हम अलग बस्ती प्लान करते हैं। उस हिसाब से हम वैसे ड्रग्स चॉइस करके उसको बस्ती देते हैं,
जिसमें जो पेशेंट के बॉडी में ग्लाइकोल प्रोटीन बढ़ चुका है वो कम होने में मदद होती है। बॉडी डिटॉक्स होती है, गट डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। और एंटी डायबिटिक ड्रग है तो मेजरली डोज जाता है तो शुगर लेवल्स कम होने में भी कम मदद होती है। उसके साथ ही हम कुछ पेशेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट भी चॉइस करते हैं। उसमें है एक बर्निंग सेंसेशन या ऐसे पेशेंट लक्षण लेके आते हैं। उनमें हम रक्त मोक्षण जैसे या विरेचन जैसे या पादाभंग मतलब ते घृत मतलब घी घी से हम पैरों को मसाज कर सकते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट भी है। या पिंड स्वेद या पोटली स्वेद है जिसमें हम पेशेंट का मसल वास्टिंग हुआ है या नर्व डैमेज ज्यादा है तो उसको भी ऐसे बल्य चिकित्सा मतलब वो पोटली से हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक ट्रीटमेंट पर पेशेंट हम डिसाइड करके वो ट्रीटमेंट पंचकर्मा में कर सकते हैं। आवाज येत नाहीये मॅडम? ओह, म्यूट पे था मेरा, सॉरी। तो अलग अलग पेशेंट्स में पंचकर्म के अलग अलग टाइप्स दिए जाते हैं उसके प्रकृति अनुसार। ओके, जैसे कि आपने मैम बोला कि डाइट और एक्सरसाइज का भी मेजर रोल होता है, तो क्या होता है मतलब माधव बाग में कुछ ऐसा स्पेशल डाइट वगैरह कुछ गाइडेंस दिया जाता है या फिर कुछ अलग प्रकार का डाइट दिया जाता है? डाइट ये माधव बाग का एक मेजर टूल है बोलती हूँ मैं डायबिटीज रिवर्सल में। हमें डायबिटिक पेशेंट में प्रमेय डाइट बॉक्स बोल के एक डाइट बॉक्स आता है जिसमें 800 कैलोरीज का रिसर्च बेस्ड और प्री कैलकुलेटेड डाइट देते हैं जिसमें प्रोटीन फाइबर जो जो हमारे इसेंशियल्स है वो अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं और वही बना के पेशेंट को खाना है। वो कैसे बनाना है वो सब हम गाइड करते हैं। पेशेंट को कितना सलाद लेना है, पानी कितना पीना है, क्योंकि हर एक पेशेंट को पता होता है कि मुझे डायबिटीज में क्या नहीं खाना है। मेरा क्वेश्चन है कि पेशेंट को पूछना चाहिए कि मुझे क्या खाना है। तो हम वही सिखाते हैं पेशेंट को कि हम आपको कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है। तो ये हमारे डेली रूटीन का है। दाल दिए है, रोटी का आटा दिया है, ब्रेकफास्ट के आइटम्स दिए हैं तो वो इजीली मेंटेन कर सकता है। दूसरी चीज जो डाइट की साथ ही आती है, मतलब डाइट हम फॉलो नहीं कर पा रहे। मतलब एक 3 महीने का हमने डाइट किया तो उसके बाद में क्या, 90 डेज मैंने डाइट फॉलो किया तो उसके बाद क्या करना है डॉक्टर। तो हम उसके बाद में आपको डाइट चार्ट या डाइट प्लान बना के देते हैं और एक पूरा तरह से आपको एजुकेट करके ही भेज देते हैं कि आप बाहर गए, ट्रिप पे गए, कहाँ भी गए तो आप डाइट अच्छे से फॉलो कर सके और इजीली फॉलो फॉलो कर सके। ऐसे कुछ दिक्कतें नहीं आनी चाहिए कि आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो आप कुछ खा नहीं पा रहे, ऐसे नहीं होता। तो आपको सभी तरफ से हम डाइट के बारे में गाइड करते हैं। और जो हमारा डाइट किट है जो प्रमेय डाइट बॉक्स बोलते हैं उस वो लेने के बाद पेशेंट के अभी तक के रिजल्ट हमने देखे हैं 1 मंथ में 2% से HbA1c रिड्यूस होता है। तो ये रिसर्च है बेस्ड डाइट बॉक्स है। अब हमें ये तो पता चला कि डाइट का कितना मेजर रोल होता है और उसके साथ साथ पंचकर्मा भी हमें कितना हेल्प करता है ये सब रिवर्स करने में। तो हमारे पेशेंट को आज ये तो पता चला कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसे ट्रीट भी कैसे किया जाता है। तो हमारे पेशेंट को भी इस वेबिनार के बाद कुछ डाउट्स तो होंगे कि क्या होता है, तो आइए जानते हैं। आप भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो चैट बॉक्स में और मैम आपको आंसर्स कर देंगी। ओके, तो आप जिन्हें जिन्हें जो भी डाउट है आज के वेबिनार के रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो पहले से ही कुछ पेशेंट्स ने डाउट पूछे हैं तो पहले वो ले लेते हैं। ओके मैम, विनोद नाम के हमारे जो पेशेंट है उन्होंने पूछा है कि उन्हें पेन फील होता है पाम में, फुट में, एंड फियर टू टच एनीथिंग हार्मफुल कैन गो इनसाइड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें पूरा मतलब फुट पे पाम पे फील होता है पेन बहुत ज्यादा और उन्हें डर लगता है कुछ भी मतलब ऐसे अंदर जाएगा कुछ भी हार्मफुल। सर को मैं पूछना चाहूंगी कि उनको डायबिटीज कितने दिन से है या डायबिटीज उनका कंट्रोल में है क्या। ये थोड़ा पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सभी लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं। तो पेशेंट को अभी मैंने जो जो केयर लेने के लिए बोला है वो केयर तो लेनी है। पहले सर आप काम कीजिए कि पहले आपका सब इवेल्युएट करके लीजिए, HbA1c भी चेक किए। जब तक आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मतलब जो हमारा रेगुलर नर्व डैमेज है वो आप जब तक प्रोग्रेशन उसका रोक नहीं पाओगे तो ये लक्षण बढ़ते ही जाएंगे। तो पहले आपको डायबिटीज कंट्रोल पे काम करना पड़ेगा। न्यूरोपैथी
मतलब पंचकर्मा से, मतलब मैंने पेशेंट में देखा है 2 या 3 सेटिंग में ही पेशेंट को एक 20% तक रिलीफ आता है। तो न्यूरोपैथी को ट्रीट करने में 90 डेज से 6 मंथ तक भी लग सकता है। पहले प्रोग्रेशन तो रोकना पड़ेगा। तो पहले सर को मैं बोलती हूँ कि अभी जो आपको एटलीस्ट महसूस हो रहा है कि मुझे वो पेन हो रहा है या तो आप ऐसी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि जब वुंड होगा या ये वो जल्दी हील नहीं होगा। आप माधोबा की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो आपके नियर बाय जो हॉस्पिटल या क्लिनिक है उनसे आप एक बार विजिट कीजिए। पहले आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में लाइए। विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज है या ये भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा। नीरज जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको प्रिकॉशंस लेना तो मस्ट ही है, लेकिन फिर भी आप ये सब रिवर्स हो सकता है। आप एक बार माधोपा के कौन से भी क्लिनिक में विजिट कर सकते हो, आपको डॉक्टर जरूर गाइड करेंगे रिवर्स करने के लिए। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम चंदन जी का, कि उन्होंने पूछा है कि उन्हें इशू है जब वो खड़े होते हैं तो उन्हें डिजीनेस फील होता है। उन्हें डायबिटीज नहीं है लेकिन बीपी का प्रॉब्लम है, और बीपी कंट्रोल में है क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या? डिजीनेस ये अलग अलग लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। उनको कुछ सर्वाइकल का इशू है तो भी पेशेंट को डिजीनेस होगा। मीनियस डिसीज बोलते हैं जब कान का इशू होता है पेशेंट को, ये मालूम नहीं है कि एज रिलेटेड भी डिजेनरेटिव चेंजेस बोल सकते हैं हमें। तो वो भी एक बार सर को बोलिए कि आप एग्जामिनेशन करवा लीजिए, क्योंकि वैसे कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि पेरिलिम्फ बोल के हमारे कान में एक लिक्विड रहता है जो हमारे बॉडी का बैलेंस मैनेज करता है। तो आपका बीपी कंट्रोल में है। तो एक बार एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग बोलते हैं हम, जो 24 आवर्स आपका बीपी मॉनिटर करता है। तो आपको करेक्टली पता चलेगा आपका एक्चुअली बीपी कंट्रोल में है क्या। तो ये 2-3 कारण है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है क्या, मतलब हीमोग्लोबिन कम है क्या, ऐसी चीजों को भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजों को काम करने के लिए बीपी की जो कुछ भी मेडिसिन आप ले रहे हो, वो और जो कुछ भी आपके रिपोर्ट्स है वो लेके आप एक बार माधव क्लिनिक में विजिट कीजिए। उस अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि गिडीनेस ये हाइपरटेंशन से ही रिलेटेड है ऐसे नहीं बोल सकते हम। कान का इशू है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इस पेशेंट में भी गिडीनेस जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो ये सभी रूल आउट करने के लिए एक बार आपका क्लिनिक में आना और हमें आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। सर, इसके लिए आपको पहले एक बार डायग्नोसिस के लिए आपको क्लिनिक में विजिट करना होगा या फिर डॉक्टर को दिखाना होगा कि मतलब एग्जैक्ट उसका कॉज क्या हो सकता है। उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट की ओर बढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना जी का, कि बल्कि यूट्रस के लिए पंचकर्म में कोई थेरेपी है क्या? बल्कि यूटेरस अभी पेशेंट का एज और ये सब हमें मालूम नहीं है मैडम। तो बल्कि यूटेरस का एक मतलब ओबेस पेशेंट में ये कॉमनली जो मतलब एंडोमेट्रियम बोलते हैं हम, यूटेरस का इनर लाइनिंग वो बड़ा होता है, क्योंकि PCOD जैसे कंडीशन है जो करेक्टली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा एंडोमेट्रियम का थिकनेस बड़ा होता है। तो उसमें कुछ पेशेंट में बल्कि यूटेरस की लक्षण दिखाई देते हैं। तो ओबेस पेशेंट है तो उसमें कॉमनली वो दिखाई देगा बल्कि यूटेरस। तो एक बार उन्हें भी मैं बोलूंगी कि उसका ट्रीटमेंट मतलब पंचकर्मा ही सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं है, और कई कई जगहों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं बोलूंगी कि ये डिसीज है आप बोल रहे हो, इसके लिए आपको करेक्टली डायग्नोस करने के लिए क्लिनिक में विजिट करना पड़ेगा विद जो जो भी कुछ आपके रिपोर्ट्स है उसके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्राम जी का, कि हम मतलब आजकल बहुत सारे पेशेंट्स में दिखाई देता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा रूटीन और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ये पूछा है कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली कम होते हैं मैडम, क्योंकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये साइन क्या है कि बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बड़ी बात नहीं है। आपके बॉडी में कुछ तो अलग पैथोलॉजी है या इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके सेफ्टी के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो मुझे वो कम करना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। डायबिटिक पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स थोड़े बड़े ही रहते हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिसिन है एंटी डायबिटिक ड्रग्स और जो लिवर फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कुछ कुछ मतलब 90% लोगों में डायबिटिक पेशेंट में तो फैटी लिवर आएगा ही आएगा। तो डाइटरी चेंजेस जो मैं कुछ मुझे कुछ एडिक्शंस है, स्ट्रेस लेवल्स मेरे ज्यादा है, तो ये सभी पे काम करना पड़ेगा। मतलब 900 700 या 1000 तक ट्राइग्लिसराइड है, ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए हैं।
तो उनका हमने विदाउट एनी स्टैटिन्स या जो कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन है उसके बिना सिर्फ डाइटरी चेंजेस और पंचकर्मा और एक्सरसाइज मैंने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया, और उनका अभी 120 130 तक ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं। तो सभी वो इवेल्युएट करना पड़ेगा फिर, मतलब कुछ वो क्या रीजन है, पहले ट्राइग्लिसराइड या वटेवर जो एलडीएल लेवल बढ़ रहे हैं उसके रीजन पहले खोजने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। संग्राम जी, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ये लो किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जी का है कि थ्रोम्बोसिस का इलाज है क्या विदाउट सर्जरी? थ्रोम्बोसिस का ये अभी कैसा है क्वेश्चन, ये अक्यूट थ्रोम्बोसिस है या क्रॉनिक है, ये पहले देखना पड़ेगा। उनका कलर डॉपलर के वजह जो टेस्ट होते हैं वो देखनी पड़ेगी। थ्रोम्बोसिस का मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि अक्यूट थ्रोम्बोसिस है और माधवबाग में उसकी ट्रीटमेंट होती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी या प्रिवेंटिव डिसीज में काम कर रहा है। तो थ्रोम्बोसिस किस वजह से हो रहा है, कि कहाँ है, ये सब हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। अक्यूट थ्रोम्बोसिस में आपको इमरजेंसी मेडिसिन ही लेने पड़ती है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन रुबीना जी का था कि उनकी मॉर्निंग फास्टिंग शुगर ये ऑलवेज हाई होती है 140 इन स्पाइट ऑफ मेंटेनिंग डायबिटिक डाइट, ओनली वेज सूप फॉर डिनर। तो इसके लिए फिर भी उनकी मतलब वो डिनर में भी फिर सिर्फ वेज सूप लेती है और उनका डाइट भी बहुत कंट्रोल में है, फिर भी उनकी मॉर्निंग जो फास्टिंग शुगर है वो की ज्यादा ही रहती है। एक बात है कि फास्टिंग शुगर बढ़ना ये लीवर से रिलेटेड है। तो मैडम को मैं पूछना चाहूंगी उनका स्लीप पैटर्न कैसा है, वो अच्छे से नींद लेती है क्या, मतलब स्ट्रेस फ्री, मतलब साउंड स्लीप होती है क्या उनका, उस वो भी मॉर्निंग शुगर मतलब फास्टिंग शुगर बढ़ने में मदद करता है वो। जो रात के मेडिसिन है, मतलब रात के जो आप एलोपैथी के कुछ भी ले रहे हो, तो वो मेडिसिन को एक बार इवेलुएट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से भी कुछ सुमोग इफेक्ट बोलते हैं हम, उसकी वजह से भी शुगर बढ़ रही है क्या। तो मैडम का अभी क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज रिवर्स होता है एक एक पेशेंट का, और थोड़े एक 5 6 मंथ तक भी डायबिटीज थोड़ा फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ दिखता है पेशेंट में, क्योंकि लीवर से वो रिलीज हो रहा है उसका खाना। आपने रात को 12 घंटे पहले खाना खाया है, तो खाने से और फास्टिंग शुगर का कोई रिलेशन नहीं है। आपकी लीवर ही रिलीज कर रही है, आपकी बॉडी ही रिलीज कर रही है शुगर। तो इसके लिए आपकी नींद अच्छी होना, और रात को खाने के बाद थोड़े एक 10 या 15 स्टेपिंग एक्सरसाइज करने की मैडम को सजेस्ट करूंगी, तो वो भी कर सकते हैं मैडम। मैम, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको मतलब आपकी नींद भी प्रॉपर पूरी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका खाने के बाद भी थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली खाना खाने के बाद आप सो सकती हो, उसके वजह से डाइजेशन के और रात इश्यूज भी का होते हैं। खाना 7 to 7:30 के बाद मत लीजिए मैडम, कुछ भी खाना है तो 7 to 7:30 तक ले सकते हैं। और हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, सिर्फ स्टेपिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम प्रवीण जी का कि पंचकर्म के लिए कौन सा मौसम और समय ये योग्य होता है? हर एक मौसम में आप पंचकर्मा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी सिर्फ ना पंचकर्मा में स्नेहन स्वेदन और बस्ती, ये चिकित्सा जो हमारे माधव बाग में होते हैं वो कौन से भी मौसम पे आप कर सकते हो। सिर्फ वमन और विरेचन, उसके लिए पर्टिकुलर हमने सीजन बताया। बस्ती भी जो वात दोष कम करने के लिए हमने बोला है कि वर्षा ऋतु में करनी चाहिए, या वमन जो वसंत ऋतु में करना चाहिए, विरेचन शरद ऋतु में करना चाहिए। ऐसे जो बॉडी को ईयरली डिटॉक्स करना चाहते हैं इनके लिए ओके है। बट डिसीज वाइज हम कभी भी पंचकर्मा कर सकते हैं। सर, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि पंचकर्म के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक सीजन की जरूरत नहीं है, आप सीजन के हिसाब से अलग अलग पंचकर्म होते हैं, तो आप हर कोई मौसम में कर सकते हो पंचकर्म। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन जी का कि ब्लड प्रेशर रिवर्स होता है क्या? 100% होता है। सिर्फ हमें एक बार जो पेशेंट है उनका एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करके अ, उनका कौन से टाइप का ब्लड प्रेशर है वो देखना पड़ेगा। प्राइमरी है, इसेंशियल है, इसमें 100% रिवर्सल है जो पेशेंट सब कुछ फॉलो कर रहा है। तो पेशेंट का जो एज फैक्टर मतलब अबो 65 वगैरह एज है, तो ऐसे पेशेंट की भी हमने मेडिसिन टेपर डाउन की है। तो उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत जरूरी है, ऐसे सडनली आप बीपी की गोलियां बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करवा लो, उसके बाद में आपको पता चलेगा आपके कौन से टाइप का ब्लड प्रेशर है।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो उसमें हम मेडिसिन कम करके पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल 100% ला सकते हैं। मतलब मल्टीपल ड्रग्स पे ले है, मतलब एक एक पेशेंट ऐसे चार चार गोलियां सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट चार टैबलेट से एक टैबलेट पर शिफ्ट हो सकते ओके। तो सर ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर ये कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। आप एक बार मॉनिटर करना जरूरी है कि 24 आवर्स का मॉनिटरिंग, उसके पहले कम जरूरी है कि कौन से टाइप का या फिर स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपको डॉक्टर एडवाइस कर देंगे कि इसमें कितना समय लगेगा। ओके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र जी का है कि उन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है 22 सालों से, और उनकी एज अभी 58 ईयर्स है। तो ड्यू टू डायबिटीज उनके दोनों पैरों में और नियर फिंगर टू मच उन्हें कोल्ड ऐसा मतलब महसूस होता है, तो ऑलवेज वो सॉक्स वगैरह पहन के ही सोते हैं। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। हैं। आप माधवबाग क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं सर, तो जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको पहले शुगर कंट्रोल लानी पड़ेगी, दूसरा है जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है हमारे वो भी करवाने पड़ेंगे, और आप जो जहाँ सोते हैं वहाँ का टेम्परेचर भी आपको बहुत, मतलब एसी लगा के सोते हैं तो मत लगाइए, क्योंकि एग्रीवेट हो जाएगी पेन। तो ऐसी चीजों से आप आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंट्रोल में ला सकते हैं। पहले आपको काम करना है शुगर कंट्रोल पे। मतलब आप 22 साल से है तो आपको मेडिसिन की डिपेंडेंसी भी है, और 10 से 5 साल हो गए तो डैमेज हुआ है नर्व, तो रीजुनिएट होने के लिए टाइम लगेगा, डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स आएंगे। तो आप एक बार आपके नियर बाय जो भी क्लिनिक है उनको विजिट कीजिए, डॉक्टर आपको अच्छे से इवेलुएट करेंगे और आपका सोल्यूशन उधर ही मिल जाएगा। ओके। सर आपको एक बार डायबिटीज के मतलब इस प्रॉब्लम के लिए आधोबाग में जरूर आप विजिट कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कुणाल जी का है कि उन्हें डायबिटीज प्लस स्टोन का इशू है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। डायबिटीज है और रीनल कैलकुलस है। हाँ, पथरी का प्रॉब्लम मतलब किडनी हाँ, स्टोन ही है ना सर आपको। किडनी स्टोन है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है हमारे पास। ऐसे में रीनल कैलकुलस पे ज्यादा जंप नहीं करूंगी, क्योंकि कितना एमएम का है वो भी देखना पड़ेगा, कौन से एरिया में ये भी देखना पड़ेगा। डायबिटीज का 100% सोल्यूशन मिल सकता है, उसके साथ में आपके वो साइज और ये लोकेशन देख के हम उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आवाज इतनी है मैडम। मैम मधु जी ने हम क्वेश्चन पूछा है कि पंचकर्मा कितने समय बाद पुनः पुनः करना अनिवार्य है, और साथ ही क्या पंचकर्मा शासकीय अस्पताल में लेकर दवाई माधोबाग से ले सकते हैं क्या। मतलब प्लीज, गवर्नमेंट में आप पंचकर्मा का ट्रीटमेंट ले रहे हो और सिर्फ मेडिसिन के लिए आप माधोबाग में आ सकते हो। पहला का क्वेश्चन क्या था मैडम, मैं समझ कि नहीं पाई। पंचकर्मा कितने समय बाद आपको पुनः पुनः करना चाहिए। ओके। जो आप नॉर्मल पेशेंट है, मतलब मैं बोलूंगी मंथ में या 15 डेज में, कुछ भी डिसीज नहीं है तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मंथ में एक बार तो पंचकर्मा करवा लो। आपको डिसीज है, ऑलरेडी डिसीज्ड हो, डायग्नोस्ड हो, तो माधवबाग का पैटर्न है वीकली एक बार। कुछ अलग हॉस्पिटल्स में है 7 डेज के या 15 डेज के पैकेजेस रहते हैं, हमारा थोड़ा रिसर्च बेस्ड है, तो इसलिए हम 7 वीकली एक बार या वीकली ट्वाइस ऐसे ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। आप मतलब ऐसा कुछ तो उसका पीरियड नहीं है, वो डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपके डिसीज के हिसाब से आपको कितने दिन तक पंचकर्मा देना है या कितने दिन तक आप ट्रीटमेंट ले पाते हो। और मैडम का और एक क्वेश्चन था कि हम पंचकर्मा अलग से करवा रहे हैं, तो मैडम उधर क्या ऑयल यूज कर रहे हैं या बस्ती का कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज कर रही है हमें पता नहीं है, तो हम रिवर्सल के आपको कमिट नहीं कर सकते। डाइटरी चेंजेस और ये सब में आप हेल्प आउट हम करेंगे, आपको जो भी मदद होंगी वो हम करेंगे, बट उधर कौन सी ट्रीटमेंट हो रही है, मतलब हमारा सब रिसर्च बेस्ड है, यही ऑयल हमें डायबिटीज में यूज करना है, यही ऑयल हमें हाइपरटेंशन में यूज करना है, तो हमारा ये मेडिसिन की वजह से ही रिजल्ट्स है। तो मैं उसमें उसके बारे में मैं बोल नहीं सकती कि उनके पंचकर्मा और मेरी डाइट, डेफिनेटली आपका कंट्रोल हो जाएगा डायबिटीज। मेरा डाइटरी प्लान आप फॉलो कर रहे हो, सभी मेडिसिन ले रहे हो और उनके पंचकर्मा कर रहे हो, तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्स, सॉरी, कंट्रोल हो सकता है। रिवर्सल के बारे में मैं
बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेडिसिन का पता नहीं है कि क्या यूज कर रहे हैं वो लोग। तो डाइट, सिर्फ डाइट के बारे में भी आपको जानना है तो आप माधव बाग में विजिट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है मैम, आपको अगर गवर्नमेंट में आपने किया है हाँ, तो सिर्फ मेडिसिन के लिए भी माधव बाग में आ सकते हैं। आ सकते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार जी ने पूछा है कि हाउ टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ रहे हैं, मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूँ क्या, या मेरा जो मैं तली हुई चीजें वगैरह ज्यादा खा रही हूँ क्या, या स्ट्रेस फैक्टर मेरा ज्यादा है क्या। क्योंकि मेरे कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म मेरे लिवर पे है, लिवर में ही हो रहा है, होने वाला है। तो मुझे मतलब कुछ कुछ पेशेंट में सभी तरह की चीजें वो पालते हैं, फिर भी उनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगी कि पहले मतलब गट हेल्थ अच्छी है कि देखो, मतलब कॉन्स्टिपेशन ये एक मेजर कॉज हो सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। तो अभी सभी को ये इवेलुएट करना है, ट्राइग्लिसराइड बड़े हैं तो भी आपको डाइटरी चेंजेस और कुछ मेडिसिन है हमारे विनकॉल चूर्ण वगैरह, ऐसे कई मेडिसिन है, लिनोलिव जैसे मेडिसिन है, वो डेफिनेटली आपको ट्राइग्लिसराइड कम करवाने में मदद कर सकते हैं, पंचकर्मा और डाइट मेडिसिन। तो सर ट्राइग्लिसराइड लेवल कम किया जा सकता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट का पार्ट मैम ने तो बताया ही। ओके मैम थायराइड की नेक्स्ट। प्रॉब्लम, थायराइड का इशू है पेशेंट को, मतलब हाइपोथायराइडिज्म या हाइपो, तो भी पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वेरिड दिखेंगे। तो हमें सभी जगह सिर्फ एक ही, मतलब हमें रूट कॉज तक जाना है, किस किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट में, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन जी का ही है, उन्होंने पहले पूछा था कि उन्हें डायबिटीज नहीं है लेकिन उन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ही पूछा है कि आपने जो बोला कि 24 आवर्स का मॉनिटरिंग करना पड़ता है, तो उन्होंने पूछा है कि टैबलेट के साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं क्या। तो पहले एक बार मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले आपके डॉक्टर जहाँ जहाँ नियर बाय क्लिनिक है उनमें भी मीट करो। उसके बाद में वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके मेडिसिन बंद करने हैं या कंटिन्यूअस विथ मेडिसिन ही आपका मॉनिटरिंग करना है। क्योंकि उसमें भी अलग अलग फैक्टर मैटर करते हैं कि इसका पेशेंट का मेडिसिन बंद करना है या नहीं है। तो ये उधर के डॉक्टर डिसाइड करेंगे। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग तो आप घर में मशीन लगा के हम भेज देंगे, मेडिसिन लेना है या नहीं है वो डॉक्टर का कॉल है। तो क्योंकि हमने कई ऐसे पेशेंट है विदाउट मेडिसिन हमने मॉनिटर किया है, कुछ पेशेंट में हम पूरी इस तरह से मेडिसिन बंद नहीं कर पाते। तो ऐसे दोनों कंडीशन में हम एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मतलब ये उसकी कंडीशन भी अलग अलग है सर, आप खुद से डायरेक्टली। पहले ही मेडिसिन बंद मत कीजिए सर, आप पहले डॉक्टर से मीट करो, उसके बाद में वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट ने पूछा है कि साइनस के लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या हमारे माधव बाग में अवेलेबल। साइनस, जो ट्रीटमेंट साइनस बोलते हैं, जो एलर्जिक होगा या ऐसे ही इन्फेक्टिव होगा, तो इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है, नस्य चिकित्सा बोलते हैं हम उसे, और कुछ मेडिसिन है, उसमें भी पंचकर्मा का बहुत मेजर रोल है। सिर्फ आपके पास जो कुछ भी रिपोर्ट होंगे तो आप क्लिनिक में विजिट करोगे तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, साइनस के लिए। ओके। डायबिटीज फॉर कुणाल जी, आपने क्वेश्चन जो पूछा है कि डायबिटीज फॉर हेयर फॉल, मतलब आपको एग्जैक्टली exactly क्या पूछना है, आप एक्सप्लेन करोगे क्या, क्योंकि आपका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कि डायबिटीज एंड हेयर फॉल ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ है या फिर कुछ अलग अलग पूछ रहे हो आप। नहीं, मुझे लग रहा है कि डायबिटीज है उनको और हेयर फॉल भी हो रहा है, तो कुछ अब कनेक्टेड है, ऐसे पूछ रहे हैं। अब तो आप मतलब बता सकते हो मैम आंसर। तो डायबिटीज ये ऐसा डिसीज है जो हेयर से टो तक काम करता है, मतलब एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं छोड़ता है जिसमें उनका मतलब काम नहीं होता है। तो डायबिटीज भी आपका अनकंट्रोल्ड है, और हेयर की पैथोलॉजी अलग है, मतलब हेयर फॉल किस किस वजह से हुआ है, तो वो डीपली मुझे जो जो डॉक्टर है उन्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा। मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है या इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं और हेयर फॉल कम कर सकते हैं। तो इसमें एज फैक्टर मैटर करेगा। मतलब ये भी चीजें हैं, मतलब मैं ऐसे कमिट नहीं का 100% आपके हेयर ग्रोथ करके दूंगी। तो ये सभी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो कुछ मेडिसिन है, जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, उसमें डेफिनेटली उनको फर्क मिल जाएगा। मतलब इसका भी सॉल्यूशन है माधव बाग में, आप विजिट कर हंड्रेड सकते परसेंट हैं।
ओके, कुमार जी ने मैम क्वेश्चन पूछा है कि उनका HbA1c 9 है, तो 9 से कैसे कम हो सकता है एंड विद इन लिमिट में कैसे आ सकता है, इसके लिए और क्या चार्जेस लगेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका, क्योंकि एचबीएवनसी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा एचबीएवनसी कितना है। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक मंथ में आप 2% तक एचबीएवनसी कम कर सकते हो। जो हमारा डाइटरी चेंजेस है, जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके हेल्प से आप आराम से अपना एचबीएवनसी, और उसके साथ सिर्फ एचबीएवनसी भी कम नहीं होगा, उसके साथ आपके जो भी एलोपैथी मेडिसिन है उनके भी डोसेस डॉक्टर अपने धीरे धीरे से कम करते जाएंगे। एक एक पेशेंट का ऐसा है कि 14 तक एचबीएवनसी था और लास्ट में 4.9 तक विदाउट एनी मेडिसिन, ऐसे भी कुछ पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखी है। तो आपको एक बार माधव के क्लिनिक में जाके जो भी कुछ चेंजेस है, डाइटरी चेंजेस हो या पंचकर्मा हो या एक्सरसाइज का, क्योंकि देखिए कि मेरे पास एकदम थीन पेशेंट आया है और एक ओबेस पेशेंट आया है, तो हर एक को मैं एक साथ जैसा डाइट और एक जैसा एक्सरसाइज नहीं बता पाई थी। तो माधव में कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज भी है। मेरा सिर्फ एब्डोमिनल फैट बढ़ा है, तो मुझे लोअर बॉडी में ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से भी आपको डॉक्टर जहाँ के डॉक्टर है वो आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको डेफिनेटली आपका एचबीएवनसी मैं 2% बोल रही हूँ, आप 3 महीने में नॉर्मल तक भी ला सकते सर तो आपका HbA1c कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है, डायबिटीज कंप्लीट रिवर्स हो सकता है, लेकिन हो। आपको पहले डॉक्टर से एक बार मतलब ये करना पड़ेगा कि माधव बाग में विजिट करके आपको डॉक्टर गाइड करेंगे आगे कि कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कितना आपको ड्यूरेशन लग सकता है ये कंप्लीट रिवर्सल के लिए। और चार्जेस भी उस पे ही डिपेंड करते हैं कि कितना समय लगेगा। राइट मैम। क्योंकि अप्रोक्स 90 डेज की ट्रीटमेंट है सर। तो उसके आपका बीएमआई देखना पड़ेगा, आपके मेडिसिन और एचबीएनसी, इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मतलब अप्रोक्स 27,000 से 45,000 तक खर्चा आ सकता है। तो ऐसे में मैं नहीं बता सकती कि आपको इतना खर्चा आएगा। तो आपका केस पहले इवेलुएट करने के बाद वो डॉक्टर डिसाइड करने के आपके कितने ट्रीटमेंट की जरूरत है या कितने डाइट बॉक्स की जरूरत है, तो उस हिसाब से आपका डाइट प्लान और ये सब डिसाइड होगा। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था पेशेंट का कि उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और अभी उन्होंने स्टेंट डाला है, तो उसके लिए भी कुछ माधोबाग में ट्रीटमेंट है क्या। 100% है, क्योंकि अ, हमारे पास ज्यादा पेशेंट जिनको पता है कि माधवबाग में ब्लॉकेजेस की ट्रीटमेंट होती है, तो वो आते ही है। पर जिन्हें पता नहीं है वो प्लास्टी या बाईपास करने के बाद जो उनको तकलीफ होती है उसके बाद ही माधवबाग में आते हैं। तो इसमें 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको। जो भी आपकी इको रिपोर्ट है या टीएमटी के जो भी कुछ रिपोर्ट है या मेडिसिन जो भी आपकी फाइल है, वो डॉक्टर को दिखाइए। उसमें आप मतलब संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण या इश्चिमिया रिवर्सल थेरेपी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें आपको उसके उसके साथ, मतलब आपका वेट ज्यादा है तो वो भी कम करवा देंगे। मेडिसिन आपके बहुत ज्यादा है, कार्डियक पेशेंट में एक एक पेशेंट को बहुत ज्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेंसी होती है, वो भी हम डॉक्टर के अंडर मॉनिटर करके वो भी मेडिसिन आप कम करवा सकते हो। सर तो आप माधोबाग में जरूर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए भी जा सकते हो, ट्रीटमेंट के लिए आपको वहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स फिर भी है स्टेंट डालने के बाद, तो वो भी आपके कंप्लीट रिवर्स हो सकते हैं या फिर आपको रिलीफ मिल सकता है वो सारी सिम्टम्स से। और इन सर को सजेस्ट करना चाहूंगी, आपको कुछ सिम्टम्स भी नहीं है, प्लास्टी आपकी सक्सेसफुली हुई है और मुझे कुछ सिम्टम नहीं है, फिर भी मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी, क्योंकि प्लास्टी या बाईपास के बाद भी रीस्टोमेसिस के चांसेस 100% है। मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है प्लास्टी या बाईपास। 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में अलग अलग पेशेंट में अलग अलग फिर से मुझे ब्लॉकेजेस हुआ है, फिर से मुझे प्लास्टी करवानी पड़ी है, ये ऐसे हमने केसेस देखे हैं। तो आप प्रिवेंशन के लिए भी माधवबाग में जा सकते हो, रिस्टोनेसिस तो ना हो, फिर से मुझे ब्लॉकेजेस ना हो, इसलिए माधवबाग में 100% आप विजिट कर सकते हो। तो मैम, आपने अभी जो बताया हमें पंचकर्मा के बारे में, तो कुमार जी ने पहले भी आपने उन्हें बताया था कि पंचकर्मा क्या क्या किया जाता है और पीरियड कितना होता है 90 डेज का वगैरह, तो उन्होंने ऐसा पूछा कि कितना फ्रीक्वेंट आपको विजिट करना पड़ता है पंचकर्मा के लिए माधव बाग। वीकली एक बार ही आना पड़ता है। डायबिटिक के ट्रीटमेंट के लिए वीकली एक बार ही पंचकर्मा के लिए आना है। और संडे सभी क्लिनिक ओपन रहते हैं, जब आप वर्किंग हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, संडे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ओके एंड मैम, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि इसका सक्सेस रेशो कितना है, मतलब कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल का।
100% है सर, क्योंकि हमारे पास डेटा है। मतलब अभी मैं बेलगाम सिटी में काम कर रही हूँ, तो मैंने अभी तक एक 500 तक तो हमने रिवर्सल के पेशेंट देखे हैं। तो आप आराम से पेशेंट मतलब रिवर्सल के लिए जा सकते हो माधवबाग में। रिजल्ट 100% है। जो जो डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, या जो पहले आपके कंसेप्ट सब क्लियर कीजिए और बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण जी ने पूछा है कि माधवबाग द्वारा जो हम मेडिसिन देते हैं तो वो बाहर किसी मेडिकल में भी अवेलेबल होती है क्या? नहीं सर, माधवबाग के मेडिसिन सिर्फ माधवबाग क्लिनिक में या ऑनलाइन माधवबाग का जो वेबसाइट है उनमें ही आपको अवेलेबल होगी। सर तो आपको अगर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आपको या तो माधवबाग क्लिनिक में विजिट करना पड़ेगा हाँ, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो क्योंकि माधवबाग। मैं सर को सजेस्ट करूंगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथी या होम्योपैथी, कोई भी पैथी का मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो वो सबसे डेंजरस है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर सजेस्ट किया तो ही सिर्फ मेडिसिन लेना है, कोई भी मेडिसिन हो फिर। तो और भी किसी को कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। कि हाँ, और सबने जो पूछा है क्वेश्चन कि माधवबाग क्लिनिक कहाँ है और मतलब कितने चार्जेस वगैरह होते हैं, तो चार्जेस तो डिपेंड करते हैं आपकी ट्रीटमेंट पे, और ड्यूरेशन भी उस पे ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का डिजीज है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, आपको कौन सी मेडिसिन चालू है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है और उस पे आपके पंचकर्मा या फिर कुछ ट्रीटमेंट के चार्जेस डिपेंड करते हैं। और अगर आपको माधवा के क्लिनिक में विजिट करना है, उसके लिए मैं आपको ग्रुप में सेपरेट लिंक डाल दूंगी। उस लिंक पे जाके आप आपका जो लोकेशन है वो डाल के आपको नियर बाय क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा, और उसमें कांटेक्ट नंबर भी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है क्लिनिक ढूंढने में तो आप डायरेक्टली एडमिन को मैसेज कर सकते हो। ओके। और तो कुछ मैम और क्वेश्चन अभी है? हाँ क्वेश्चंस है कि हाँ, माधव बाग में भर्ती कर मधु जी ने मैम क्वेश्चन पूछा है कि माधव बाग में भर्ती कर इलाज की सुविधा है क्या, और क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी में भर्ती होने पर मतलब माधव बाग में कुछ स्टे वाला प्रोसेस है क्या, क्योंकि स्टे करने पर ऐसे मेडिक्लेम में ये मिलता है तो रियम्बर्समेंट वगैरह। माधवबाग के एक 300+ जो क्लिनिक्स है उसमें दो हॉस्पिटल्स है, एक खोपोली और एक कोंडाली में। तो उस जगह आप मतलब जो नियर बाय हॉस्पिटल है वो डॉक्टर से मीट करो। आपको हॉस्पिटलाइज होना है मतलब या खोपोली में या कोंडाली में, तो वो डॉक्टर आपको रेफरेंस दे जाएगा। और पॉलिसी भी उधर क्लियर होती है, कैश मतलब जो जो पॉलिसीज है वो जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास से वो मंगवाते हैं डॉक्टर, और आपको दिखाते हैं। तो उस हिसाब से आप पॉलिसी भी करवा, मेडिक्लेम भी करवा सकते हो और भर्ती भी हो सकते हो हॉस्पिटल में। 7 डेज का, 12 डेज का, कुछ भी जो उधर के डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से आप उधर कोंडाली या खोपोली हॉस्पिटल में आराम से जा सकते हो। मैम अगर आपको स्टे करना है ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे दो हॉस्पिटल्स है, एक नागपुर कुंडाली में और एक खोपोली में। तो आप वहां पे जाके स्टे कर सकते हो और वहाँ मेडिक्लेम अप्लाई भी होती है, आप मेडिक्लेम के लिए भी जा सकते हो। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रुबीना जी ने पूछा है कि मोस्टली हम सुनते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हेवी मेटल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, मतलब वो रस धातु वगैरह यूज किए जाते हैं, उसके वजह से टॉक्सिसिटी होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। क्योंकि आयुर्वेदा का दो मेजर पार्ट है, एक वनौषधि और रसौषधि, जिसमें रसौषधि में जो हेवी मेटल्स हम यूज करते हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन माधव बाग में कौन से भी मेडिसिन में आप कहाँ भी उसके चेक करवा सकते हो। कोई भी मेडिसिन में, सभी हर्बल मेडिसिन है या वनौषधि है, तो उसमें किसी भी मेडिसिन में हमने मेटल, हेवी मेटल यूज नहीं किया है। तो आप उसके कंटेंट भी देख सकते हो, आप कुछ चेक करवाना है तो चेक भी करवा सकते हो। आप मतलब विदाउट एनी टेंशन आप, मैं बाहर के आयुर्वेदिक मेडिसिन का नहीं बोलूंगी। इसीलिए माधवबाग में के मेडिसिन बाहर नहीं मिलते और माधवबाग वाले बाहर के मेडिसिन यूज नहीं करते। सिर्फ माधवबाग के प्रोडक्ट ही हम यूज करते हैं। तो हेवी मेटल्स तो 100% नहीं है, बिल्कुल मत डरिए और आप जा सकते हैं। आपने जैसे कि हमें बताया कि माधव बाग में जो भी मेडिसिन यूज किए जाते हैं वो रस धातु मतलब मेटल रिलेटेड नहीं होते, उसमें सारे प्लांट बेस्ड मेडिसिन ही होते हैं। तो इसलिए आपको अगर कुछ डाउट हो टॉक्सिसिटी वगैरह का तो उसके कोई मतलब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है।
ओके। तो मैम चंदन जी ने जो बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने पूछा है कि बीपी रिवर्सल में टैबलेट्स भी आपकी कंप्लीट स्टॉप हो सकती है क्या बीपी की? हाँ, हो सकती है। सिर्फ मुझे वो जो डॉक्टर को इवेल्युएट करना पड़ेगा ये कौन से टाइप का ब्लड प्रेशर है, तो उस हिसाब से आपके वो भी धीरे धीरे, सडनली आज मैंने ट्रीटमेंट किए है और सडनली मैंने मेडिसिन स्टॉप किया है, ऐसे नहीं होता। आपके पैरामीटर्स या वाइटल्स देख के ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे आपके मेडिसिन बंद हो सकते हैं। तो रुबीना जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्या मेडिसिन का, तो यस मैम, हमारा माधोबा का खुद खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन का। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मोना जी ने पूछा है, जिन्होंने पहले पूछा था कि उन्हें बल्कि यूट्रस का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला है कि उनका एज 27 है और वेट उनका 67 है और उन्हें 2 किड्स है। तो कौन सी पंचकर्म थेरेपी करनी चाहिए इसके लिए? तो इसमें मैडम लेखन चिकित्सा बोलते हैं हम, जो अपतर्पण चिकित्सा या लेखन चिकित्सा हम आयुर्वेदा में बोलते हैं। तो उनका सब मतलब हिस्ट्री लेके किस कारण से उनको बल्कि यूटेरस है, ये सभी देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट, स्नेहल स्वेदन बस्ती जैसे ट्रीटमेंट में उनके 100% हेल्प आउट हो जाएगी। फिर भी मेडिसिन मुझे देने हैं तो मुझे सब डिटेल हिस्ट्री लेके मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, और बल्कि यूटेरस का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि बल्कि यूट्रस के लिए आप कौन सा पंचकर्म कर सकते हो। ओके। तो मैम नेक्स्ट चंदन जी का और एक डाउट था कि बीपी के रिलेटेड ही, कि मतलब मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन लग सकता है अगर वर्स्ट केस हो बीपी हाई ब्लड प्रेशर की, तो फिर भी कितना ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स लग सकता है कंप्लीट 90 रिवर्सल के लिए? 90 डेज। ओके सर, 90 डेज में आपका कंप्लीट रिवर्स हो सकता है। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन शिखा जी ने पूछा है कि फेसिंग वजाइनल इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम 3 मंथ्स, उन्हें कुछ भी मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या ये डायबिटीज के वजह से हो सकता है, क्योंकि उनका HbA1c जो है वो 9 है अभी? 100% वो एक कारण ही है मैडम, जो डायबिटीज की वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि जो सिक्रीशंस है वो बढ़ रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज बढ़ रहा है, वो जो इन्फेक्शन है, क्योंकि एक एक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं होता है, ईचिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक डायबिटीज का मेजर लक्षण है। तो पहले आप मैडम आपका HbA1c पहले कंट्रोल कीजिए। जो लोकल ट्रीटमेंट है, मतलब वजाइनल वॉश बोलते हैं हम उसे, तो वो भी माधवबाग में अवेलेबल है। तो आप एक बार आपके नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट कीजिए और तुरंत उसका इलाज करवाए। क्योंकि आप टेम्पररी ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि सपोजिटरी देते हैं, एंटी फंगल या कुछ भी जो मेडिसिन दे रहे हैं, आपका रूट कॉज तो डायबिटीज है। तो डायबिटीज जब तक नहीं कम हो रहा तो तब तक आपका वजाइनल इन्फेक्शन नहीं जाएगा। मैम, डायबिटीज को आपको पहले ट्रीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसके वजह से आपका सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। ओके। तो मैम नेक्स्ट रुबीना जी ने क्वेश्चन पूछा है कि एलोपैथी मेडिसिन स्टॉप करके मुझे हाँ, ओके। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि उनकी एलोपैथी मेडिसिन स्टॉप करके माधोबाग के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उन पे शिफ्ट किया जाएगा। तो क्या ये मेडिसिन आयुर्वेदिक जो स्टार्ट की है वो उन्हें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? नहीं, आपको जो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, जब तक वो आपका डिसीज रिवर्स नहीं होता तब तक हम वो सिर्फ मेडिसिन रखते हैं। उसके बाद वो भी मेडिसिन हम कंप्लीटली, अभी एक डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आया है और उसका GTT भी निगेटिव आया, तो उसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है ना। तो सिर्फ मैं उसे डायट्रिक चेंजेस और एक्सरसाइज जो भी कुछ मेरे माइनर माइनर चेंजेस है वो बताऊंगी। सिर्फ उसमें भी उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एलोपैथी की दवाई बंद की है और 2 साल तक मेरा पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको वो डिसीज रिवर्सल तक आपको मेडिसिन लेनी है। रुबीना जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको हमारी माधोबाग की मेडिसिन या फिर मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको चालू करेंगे वो लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। आपका डायबिटीज जैसे ही रिवर्स हो जाएगा वो मेडिसिन वैसे ही स्टॉप कर दी जाएंगी। GTT निगेटिव आना ये आपका लास्ट टारगेट है। GTT निगेटिव आने के बाद हम सभी आयुर्वेदिक या सभी मेडिसिन बंद करते हैं। ओके। हाँ, तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है मैम कि अगर ये मेडिसिन स्टॉप कर देंगे हम, अभी डायबिटीज रिवर्स हो गया है उसके बाद मेडिसिन भी स्टॉप कर दी है, तो इसके बाद फिर से डायबिटीज हो सकता है क्या? ऐसा है मैडम, आपने डायबिटीज रिवर्स किया है और फिर से सभी गलत चीजें कर रहे हो, तो रिमिशन बोलते हैं हम, तो फिर से डायबिटीज हो सकता है।
बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पेशेंट माधोबाग में आने के बाद खुद ही इतना एजुकेट हो जाता है कि वो डायबिटीज की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे डाइट के बारे में पता है, एक्सरसाइज के बारे में पता है। एक आध दिन डाइट चूक गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे वो कंट्रोल, मतलब मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मैं सभी गलत चीजें कर रही हूँ तो भी मुझे डिसीज हो जाएगा। डायबिटीज तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अभी रिवर्सल दिया है, क्योंकि हमारा जापी में एक रिसर्च पेपर है, क्योंकि हमारे ऐसे एक एक पेशेंट है कि 3 साल तक उन्हें फिर से डायबिटीज नहीं हुआ, और हम उनके 6 मंथ में या साल में फिर से जीटीटी करवाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रीटमेंट 90 डेज हुई और हमने छोड़ दिया पेशेंट को, ऐसे नहीं है। हम मंथली उन्हें मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं और चेकअप करवाते हैं। एचबीओसी 3 3 महीने में आपका करवाते हैं, 6 महीने या 1 साल में फिर से जीटीटी करवा के देखते हैं। और कुछ भी अलग मुझे लगा तो उस वक्त हम हमें तुरंत आपको गाइड भी कर सकते हैं। 99% तो नहीं होगा, 1% में ऐसे मतलब बोल नहीं सकती डिपेंड्स कि ऑन पेशेंट्स ऑल्सो। थोड़ा थोड़ा चीजें गलत हो सकती है। ओके। तो मैम जितना कि हम मतलब माधवबाग में आपको रिवर्स कंप्लीट करके देंगे, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप डाइट एंड एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल जो मॉडिफाई की है आपने, कि आप उतना फॉलो कीजिए आगे, तो आपको फिर से नहीं होगा। और अगर मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस फिर से अगर हो भी गए, तो आप फिर से आपको डॉक्टर के पास जाकर क्योंकि आपको सजेशन भी कर सकते आपका डायबिटीज रिवर्स हुआ है, इसका मतलब है जीटीटी टेस्ट बोलते हैं हम इसे, जिसमें 75 ग्राम आपको शुगर पीने के लिए देते हैं। तो 75 ग्राम मतलब कम से कम 15 चम्मच शक्कर हो सकती है। तो आप 2 गुलाब जामुन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पोर्शन कंट्रोल हमेशा मेरे माइंड में रहना चाहिए। मैं एक साथ 10 गुलाब जामुन डेली खा रही हूँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, 2 गुलाब जामुन खा रही हूँ, कभी फंक्शन में कुछ स्वीट खा रही हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैम एक पेशेंट ने मतलब चंदन जी ने आपका एड्रेस पूछा है कि आप कहाँ आपका क्लिनिक है। सर मैं बेलगाम हरि मंदिर क्लिनिक में हूँ। कर्नाटका में है ये। हरि मंदिर के पास मतलब अनगोल रोड बोल के है, उधर मेरा क्लिनिक है बेलगाम, कर्नाटका में। आप मैम नेक्स्ट जहाँ भी क्वेश्चन। चंदन सर को मैं बोलूंगी कि जहाँ आप है सर, जो एरिया है वो आप बता दीजिए। उस कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हमारी टीम आपके हमेशा साथ होगी। ऐसा कोई भी डॉक्टर, सब हम कनेक्ट में रहते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली भी बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण जी ने पूछा है कि कैंसर पेशेंट में शुगर लेवल्स क्यों बढ़ती है, अगर मतलब ये बढ़ भी जाती है तो क्या ये कंट्रोल में आ सकती है क्या। कैंसर पेशेंट में बॉडी में इतना इन्फ्लामेशन है, और अंदर से ही इतना स्ट्रेस बढ़ा है बॉडी में, और कुछ मेडिसिन भी है जो एंटी कैंसर ड्रग है, उसमें भी कैंसर के पेशेंट में बड़ी होती है। उनकी इम्यूनिटी तो पहले से कम हुई है। डाइटरी चेंजेस और जो एक्सरसाइज, मतलब वो पेशेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ वो एक्सरसाइज करता है कि कर पाते हैं कि नहीं। तो डाइटरी चेंजेस करवा के हम शुगर रिवर्स नहीं बोलूंगी इस पेशेंट में, मैं कंट्रोल डेफिनेटली कर सकती हूँ। जॉब क्योंकि करता है। कैंसर ये सेलुलर लेवल तक डैमेज है मैडम, तो इसमें रिवर्सल के चांसेस नहीं है। तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, उनका शुगर बढ़े ना, इसके लिए हम जरूर हेल्प कर सकते कंप्लीट रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल में लाने का तो ट्राई कर सकते हैं। हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मैम कि रिवर्सल के बाद रेगुलर होम डाइट हम ले सकते हैं या फिर वही प्रमेह किट ही लेना पड़ता है हमको। नहीं नहीं, 3 महीने से ज्यादा हम प्रमेह किट नहीं देते। माधव बाग में जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो खाने के बाद शुगर के स्पाइक्स जल्दी नहीं आते, तो ऐसे आटा है, जो जो पेशेंट राइस खाना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए डायबिटिक का राइस है। डायबिटिक पेशेंट आराम से 30 ग्राम पर डे ले सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट के आइटम्स है वो ले सकते हैं। ये सभी मैडम मुझे पॉसिबल नहीं है तो भी हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा आटा आपको बना के खाना है, क्योंकि मैं सिर्फ ज्वार का आटा खा रहा हूँ या गेहूं का आटा, गेहूं तो हम नहीं बोलते। तो ऐसा आटा खाने से हम मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं, उस प्रकार से आप घर पे बना के भी खा सकते हैं। एक बार डाइट देना ये आपका हमारा कारण है कि आपको पोर्शन पता चले। ऐसे नहीं लाइफ लॉन्ग आपको डाइट बॉक्स ही लेना है, ऐसे नहीं 30 डेज 90 डेज तक ही आपको डाइट लेना है। वो भी बीएमआई के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उसके बाद में
बना के देते हैं, उस उसको घर की चीजों चीजों से आप कैसे डाइट कंट्रोल कर सकते हैं ये भी आपको गाइड करते हैं। मैम ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग हमारा ही डाइट खाना है, आप बाद में होम डाइट पे शिफ्ट हो सकते हो। ओके। तो आज पैनक्रियास एंड लिवर रीजनरेट, पैनक्री मैम उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पैनक्रियास एंड लीवर रीजनरेट हो जाते हैं क्या, तो इज इट पॉसिबल? रीजनरेट मतलब वो मुझे क्वेश्चन मतलब पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट में इंसुलिन डिपेंडेंसी आएगी आएगी। तो क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस की वजह से उनके बीटा सेल्स डैमेज हो चुके हैं जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो ऐसे पेशेंट भी हम हेल्प करते हैं, सिर्फ है क्या, रिवर्सल नहीं कर पाते। कंट्रोल 100% हो सकता है क्योंकि वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में ही खड़े हैं पेशेंट। तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री बहुत मतलब पैंक्रियाट उसको डैमेज किए वो कंप्लीटली रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, लीवर का बोला उन्होंने, लीवर का कौन सी कंडीशन है, रिवर्स मतलब मुझे वो रीजनरेट मतलब मुझे मैम पता नहीं चला, वो सिर्फ फैटी डायबिटीज लीवर है। रिलेटेड ही पूछ रही है, डायबिटीज में जो ये डैमेज हो जाता है तो वो कम्प्लीटली मतलब रीजनरेट हो सकता है क्या, या फिर फैटी लीवर वगैरह जो होता है फैटी तो लीवर 100% नॉर्मल होता है। फैटी लिवर है आपको तो 100%। लिवर के अलग अलग कुछ कंडीशन है उसमें मैं बोल नहीं पाती। फैटी लिवर मतलब 100% हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपका डायबिटीज रिवर्स हो रहा है इसका मतलब आपका लिवर और पैंक्रियास दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो दोनों भी रीजनरेट हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझा, मुझे लगा पैंक्रियाटाइटिस का केस है क्या क्या ऐसे। इट्स ओके। तो उन्हें भी अभी पता चल गया होगा, अगर मैम डायबिटीज के रिलेटेड कुछ इशू है तो वो रिवर्स हो सकता है, फैटी लीवर भी कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। ओके। ओके, तो शायद हमारे पेशेंट के आज के सारे डाउट्स खत्म हो गए। तो आपको मैं लिंक तो भेज दूंगी, तो अगर आपको फिर भी कुछ लोकेशन में इशू हो तो आप डायरेक्टली एडमिन के इस पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको गाइड कर देंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने ये बहुत अच्छा हमारा सेशन कंडक्ट किया, ये हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली है आज की। डायबिटीज क्या होता है, उसके साथ न्यूरोपैथी क्यों होती है, क्या क्या उसके कॉजेस होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या ये रिवर्स भी हो सकता है क्या। तो आप ये सब आपने आज हमें बहुत अच्छे से बताया है एग्जांपल्स देके भी, तो थैंक यू सो मच मैम। तो एक लास्ट में मैं भी आपको एक पूछना चाहूंगी, अगर आपको जाते जाते पेशेंट को कुछ एडवाइस देनी है तो आप दे सकते हो। पेशेंट को मैं अभी जो जो पेशेंट ज्वाइन हुए ना इनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे ना उन्हें, बहुत रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके। तो मैं मतलब क्यूरियस है पेशेंट, हर एक को अपना डायबिटीज रिवर्स करना है, यही पहली स्टेप है हेल्दी लाइफ की तरफ। क्योंकि पेशेंट डायबिटीज को ऐसे एक्सेप्ट किया है डायबिटीज को कि मुझे डायबिटीज हुआ है तो होने दो। तो ये लोग हैं जो डायबिटीज को या हेल्दी लाइफ की तरफ उन्होंने पहला स्टेप लिया है। तो माधवबाग हमेशा उनके साथ रहेगा, कोई भी टीम कौन से भी क्लिनिक की टीम हमेशा उनके साथ है। और जो जो मैंने अभी प्रिकॉशंस बोले हैं या जो जो पहले, वो तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद उनके प्रिकॉशंस, मैं बोलती हूँ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पैथी या नेप्रोपैथी रेटिनोपैथी इस तक मत जाओ, पहले ही अपना डायबिटीज कंट्रोल में करो या रिवर्स करो। तो आराम से आप विदाउट मेडिसिन लाइफ लीड कर सकते हो, और जो डिसीज प्रोग्रेशन है रिपीटेडली हॉस्पिटलाइजेशन उसके बाहर आ सकते हो, इतना ही मैं बोलूंगी। थैंक यू सो थैंक मच मैम वंस अगेन। यू। और आप सबका भी मतलब आप इतना समय निकाल के इस वेबिनार से जुड़े, तो इसके लिए आप सबका भी थैंक यू सो मच, आप सबको भी। ओके, तो हम अभी सेशन तो बंद करते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू डॉक्टर ऐश्वर्या, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सभी सो मच। पेशेंट को नवरात्रि की फिर से एक बार शुभकामनाएं।